जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन खास है क्योंकि आज है 15 अगस्त। इस दिन को और यादगार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम। जी हां, जरा याद करो कुर्बानी। मैं हूं जरीन नाज। सलाम उनको जो जिए देश के लिए और जब मरने का वक्त आया तो हंसते हुए फांसी को गले लगा लिया। उनकी जबान पर एक ही गीत था, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। जय हिंद और मैं हूं खालिद रशीद। आज वो खास दिन है जिस दिन हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ आज़ाद हुए थे। वैसे तो आज़ादी के परवानों ने देश भर में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की आवाज़ उठाई, लेकिन बिहार झारखंड की पवित्र धरती ने अपनी कोख से वो सूरमा देश को दिए जिन पे हमें नाज है। उन्हीं शहीदों को नमन है हमारा ये कार्यक्रम, जरा याद करो कुर्बानी। दर्शकों, आइए शुरुआत करते हैं 1942 की उस घटना से जिसने बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन को उग्र करने की दिशा में आग में घी डालने का काम किया। जी हां, 11 अगस्त 1942 पटना सचिवालय भवन पर देशभक्तों ने राष्ट्रीय झंडा फहराने का इरादा किया था, लेकिन प्रशासन उन्हें रोकने पर आमादा थी। भीड़ का बढ़ता दबाव देखकर जिला मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने के आदेश दे दिए और इस गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हुए और लगभग 25 छात्र गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। अफसोस, आज के नेताओं को इन छात्रों के नाम तक याद नहीं है। 11 अगस्त 1942 का दिन देश की आजादी की लड़ाई में खास मायने रखता है। इसी दिन पटना सचिवालय में हुए बर्बर गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हो गए थे। पटना के रामानंद सिंह और राम गोविंद सिंह, सारण के राजेंद्र सिंह और उमाकांत प्रसाद सिंह, भागलपुर के सतीश प्रसाद झा, गया के जगपति कुमार और सिलहट के देवी प्रसाद चौधरी की शहादत पर तब पूरे देश की आंखें नम हुई थीं और इन वीर सपूतों की याद में बना पटना का ये शहीद स्मारक। लेकिन हमारे नेताओं को इनके बारे में कितनी जानकारी है, आइए सुने खुद उन्हीं की जुबानी। नाम जानते कैमरा मत लीजिए तो नाम जाने तो है। ऐसे क्या अभी याददाश्त नहीं, उनका मूर्ति के साथ लीजिए, हमारे पास उसका फोटो बहुत अच्छा। 7 शहीद, उनके क्या क्या नाम थे? अरे बाप रे, हमको देखना पड़ेगा ना। हमें भी नाम नहीं याद है, नाम सारे नाम उस तरह से याद नहीं रहते हैं, लेकिन शहादत याद रहती है। शहीद हुए थे 7 आदमी, उसमें कौन कौन थे, कौन कौन क्या क्या नाम थे लोगों? अभी तत्काल हम बता नहीं पाएंगे, ये हम पूरा सातों नहीं बता सकते। नहीं, हम लोग जाते हैं, गए हैं, नाम भी पढ़े हुए, नाम भी जानते हैं, लेकिन गलत नाम उच्चारण ना हो जाए इसलिए मैं आपको बताऊं तो आप फिर मजाक कीजिएगा। जी हाँ, ये सच्चाई है। हमारे राजनेताओं ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। मिल बैठकर हम सब विचारें ये समस्याएं सभी। नीलांशु रंजन, ETV न्यूज, पटना। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन शहीदों को याद करने का सिर्फ एक दिन ना हो 15 अगस्त और 26 जनवरी, बल्कि हम इन्हें हमेशा याद करें। और अब बात करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई 1857 की क्रांति से, लेकिन अफसोस कि 1857 के शहीदों को याद करने की फुर्सत ना तो सरकार को है और ना ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे नेताओं को। गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के नजदीक 1857 की क्रांति में शहीद हुए सेनानियों की स्मृति में खड़ा ये शिलापट इतिहास के पन्नों में भले ही महत्व रखता हो, लेकिन देश ने इन महान सपूतों को भुला सा दिया है। एक मायने में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में शुरू हो चुकी थी। देश के कई भागों में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। उस विद्रोह की एक लपट पटना सिटी से भी उठी थी, जब स्थानीय क्रांतिकारी युवकों ने अंग्रेजों के प्रमुख ठिकानों पर हमला बोला था। फसियारी मथनी यही वो जगह है जहां 14 लोगों को फांसी दे दी गई थी। विद्रोहियों में पीर अली, कुल्लू खलीफा, घसीटा मिस्त्री समेत 14 लोग फसियारी मथनी के करीब 6 जुलाई को फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। फांसी के बाद इन शहीदों को हिंदू और मुसलमान के भेद के बिना दफना दिया गया था, लेकिन इन शहीदों के स्मारक स्थल की सुधि लेने वाला आज कोई नहीं है। वैसे यहाँ आने वाले हर शख्स की नजर स्मारक स्थल पर पड़ती है।
लेकिन शायद ही कभी कोई श्रद्धा के पुष्प यहाँ चढ़ाए जाते हों। जिन शहीदों की कुर्बानियों की वजह से लोग आज स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं, वही आज इतिहास के पन्नों में गुम हो गए हैं। ईटीवी न्यूज़, पटना। खालिद, अब हम अपने दर्शकों को ले चलते हैं भागलपुर, जहां आज़ादी की लड़ाई 1857 से काफी पहले शुरू हो चुकी थी। वतन के वास्ते यारव, मुझ में मरने की हिम्मत दे। बात 254 साल पहले यानी 1750 की है। भागलपुर के सुल्तानगंज के पास जन्म हुआ था अमर शहीद बाबा तिलका मांझी का। तिलका जीते जी ही किंवदंती बन गए थे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा हड़पी गई जमीन को मुक्त कराने का बीड़ा उठाया और जमीन हमारी है का नारा दिया। अपने प्रण को पूरा करने के लिए बाबा तिलका ने आदिवासी युवकों को एकत्र किया। उन्होंने सुल्तानगंज के पास पहाड़ पर अपना मुख्यालय बनाया और आदिवासी युवकों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया। इसके बाद शुरू हुआ दमनकारी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का दौर, जिसमें बाबा की सेना 20 रही। लगातार होने वाले हमलों से बौखलाए अंग्रेजों ने तिलका को पकड़ने की योजना बनाई, पर सफल नहीं हुए। तत्कालीन कलेक्टर क्लीवलैंड ने जब तिलका का पीछा करना शुरू किया तो उन्होंने क्लीव को अपने तीर धनुष का निशाना बनाया। इसमें गंभीर रूप से घायल क्लीव कुछ ही दिनों बाद दुनिया से चल बसे। तो जो 1857 में पहली क्रांति जो हुई थी आज़ादी की, उससे भी 100 साल पहले इन्होंने जमीन के लिए, लोगों की अस्मिता के लिए और न्याय के लिए आंदोलन किया था, संघर्ष किया था। उधर कलेक्टर क्लीव की मौत से बौखलाए अंग्रेजों ने बाबा तिलका को पकड़ने के लिए शिकंजा और कस दिया। अंततः 1784 में बाबा को गिरफ्तार करने में अंग्रेज सफल हो गए। इसके बाद उन्हें भागलपुर में एक बरगद के पेड़ में लटकाकर फांसी दे दी गई। अपने समाज और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद तिलका मांझी लोगों के आज भी आदर्श हैं। 35 साल की अवस्था में ही शहादत पाने वाले तिलका मांझी का कार्यक्षेत्र वैसे तो भागलपुर रहा, लेकिन उनके कारनामों से 7 समंदर पार बैठे दमनकारी अंग्रेज शासकों तक के दांत खट्टे हो गए। स्वाधीनता दिवस पर शहीद तिलका मांझी को शत शत नमन। ईटीवी न्यूज़, भागलपुर। खालिद, भागलपुर के इस शहीद को लेकर आज भी लोग इन्हें सम्मानपूर्वक याद करते हैं। तिलका ने अपनी शहादत देकर जो राह दिखाई है, उसे देश की आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी देने वालों के लिए ये एक सचमुच प्रेरणा का सूत्र है। बिल्कुल सच कहा ज़रीन। और अब बातें शहीद खुदीराम बोस की। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस ज़मीन पर चलते हैं और जिस आसमां को अपना कहते हैं, वो हमें मुफ्त में मिला है। लेकिन इस आज़ाद हवा के लिए हज़ारों लोगों ने अपना खून बहाया है, गोलियां और लाठियां खाई हैं। शहीद खुदीराम बोस का नाम ऐसे ही शहीदों में है। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। खुदीराम तहसीलदार पिता त्रिलोकीनाथ बोस के इकलौते पुत्र थे। केवल 6 साल की उम्र में इनके सर से माँ बाप का साया उठ गया। उसके बाद बड़ी बहन ने इनकी परवरिश की। जब 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल में क्रांतिकारी संगठन बनने लगे तो खुदीराम पढ़ाई छोड़कर उनके साथ शामिल हो गए। जल्दी ही वो पिस्टल और लाठी चलाने में दक्ष हो गए। 1906 में मेदिनीपुर की एक प्रदर्शनी में लोगों के बीच वंदे मातरम लिखे पर्चे बांटने पर एक पुलिस वाले ने जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो खुदीराम उसे पीट कर निकल गए। बाद में पकड़े जाने पर अदालत ने छोटी उम्र की वजह से इन्हें माफ कर दिया। जल्दी ही क्रांतिकारियों पर पुलिस का दमन बढ़ गया और जज किंग्सफोर्ड भारतीयों के विरुद्ध कड़ी सजा देने के लिए बदनाम हो गया। अंततः जब क्रांतिकारी संगठन युगांतर ने उसकी हत्या का फैसला किया तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने आगे आकर ये जिम्मेदारी ले ली। दोनों यहाँ पैर पर एक आगे प्रफुल्ल चंद्र दोनों ने तय किया कि तुम्हारे बम से हो और नहीं तो मेरे बम से उसकी हत्या हो। संजोग ऐसा था कि गाड़ी हुई थी लेकिन उसमें किंग फोर्स नहीं था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम ने जज किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका, लेकिन संयोगवश उस बग्घी में किंग्सफोर्ड के बजाय एक अंग्रेज महिला और उसका नौकर थे, जिनकी तत्काल मौत हो गई।
वैसे इनका बम फेंकना व्यर्थ नहीं गया। जज किंग्सफोर्ड इस घटना के बाद इतना डर गया कि उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सारी जिंदगी भय के साए में गुजारी। उधर पुलिस घेरे में फंसने पर प्रफुल्ल ने पकड़े जाने के बजाय खुद को गोली मारना बेहतर समझा, लेकिन खुदीराम पकड़े गए और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें मौत और जेल का भय नहीं था। ये इसी बात से समझा जा सकता है कि फांसी वाले दिन तक उनका वजन 2 पाउंड बढ़ गया था। खुदीराम बोस मात्र 16 साल की उम्र में पुलिस से उलझ पड़े और 19 साल की उम्र में शहीद हो गए। ये सबसे कम उम्र में देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को गले लगाने वाले शहीद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। आज का दिन जश्न आज़ादी मनाने के साथ ही इस बात पर विचार करने का भी है कि क्या हम वाकई में आज़ाद हो सके हैं। आज़ादी के दीवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ाद कराया, लेकिन आज एक सवाल दिलो दिमाग में कौंधता है कि क्या हम सही मायनों में आज़ाद हो सके हैं। क्या आज़ादी के परवानों ने जिस आज़ाद भारत का सपना देखा था उसकी तामीर हो सकी है। अगस्त क्रांति इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और यह नारा एक जन आंदोलन बनकर पूरे देश में फैला। बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त हुआ, लेकिन आजादी के बाद से लेकर अब तक जो हालात बने हैं उसे देखकर हर एक भारतीय शायद यही सोचता है कि क्या उसने सही मायनों में आजादी हासिल की है। आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले केरल के गोपालन का कम से कम तो यही मानना है। राजनीतिक दृष्टि से तो आज़ाद जरूर है, लेकिन आज़ादी का जो उद्देश्य था उसकी अभी पूर्ति नहीं हुई। राष्ट्रीय एकता कायम होनी चाहिए, वो अभी नहीं हुई। राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता और आर्थिक आज़ादी होनी चाहिए, वो भी नहीं है। अभी भी बेकारी और गरीबी और बेहाली तो मौजूद है ही। आजादी के बाद जब सत्ता मिली तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू किए। लोगों को धर्म, मजहब, जात पात में बांटकर पहले अलग किया गया, फिर क्षेत्रीय स्तर पर कुंडली मारने की कवायद तेज हुई। इससे हमें न तो सही मायने में आर्थिक आजादी मिली और न ही हम गर्व से कह पाए कि हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। गांधी के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोगों का मानना है कि देश के सामने पहले जैसे ही हालात हैं। गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, सब कुछ पहले जैसे ही तो है। ऐसा नहीं है कि आजादी का मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना था, बल्कि प्रत्येक भारतवासी अपने आप को स्वतंत्र रूप से देख सके, ये कोशिश थी। उसूलों का नशा था, वही नशा आज की नई नस्ल को जो है कि सर पर सवार होना चाहिए। उसको धर्म, जात, इन सब घेरों से उसको आगे निकलना चाहिए कि अगर वो इन घेरों से नई नस्ल नहीं निकलती है तो 2021वीं सदी के जो चैलेंजेस उसके सामने हैं उसका वो मुकाबला नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये नेता को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वो आवाम को और ख़ास तौर से नई नस्ल को वो गुमराह करते हुए किसी को धर्म के नाम पर एक खीमे में बांट दिया हुआ है, किसी को जात के नाम पर बांटा जा रहा है, कहीं पर क्षेत्र के नाम पर बांटा जा रहा है। इस तरीके से हिंदुस्तान की एकता और अखंडता सख्त खतरे में है। अभी आजादी की लड़ाई लड़ी गई स्वराज के लिए। सेनानियों ने सोचा कि हर आदमी अपने को हिंदुस्तान की तकदीर बनाने वाला और संवारने वाला समझेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। आर्थिक दृष्टि से गुलाम हो चुके भारत को गोरों ने ही नहीं बल्कि अपने लोगों ने भी कंगाल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आजादी के 57 साल के बाद भी अगर हम देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर पैनी नजर दौड़ाएं तो उनमें छटपटाहट नजर आएगी। हर जगह परेशानी है, लोग बेबस हैं। भ्रष्टाचार दीमक की तरह हमारे प्रजातंत्र में समा गया है। आजादी के बाद जिन आंखों ने कई सपने देखे थे, आज उन्हें हकीकत में बदलने की शक्ति क्षीण हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। और अब बात करते हैं आर्थिक आज़ादी की। टाटा औद्योगिक घराने ने देश की राजनीतिक आज़ादी के साथ ही साथ आर्थिक आज़ादी का सपना भी देखा। आज़ादी के दीवानों को आर्थिक मदद देकर इस घराने ने स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी जलाए रखी और हिंदुस्तान में स्वदेशी कपड़ा मिल की स्थापना के साथ साथ औद्योगिक दृष्टि से देश को सबल बनाने में मदद की।
अंग्रेज यूं तो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही वो यहाँ के शासक बन बैठे। उस समय जब देश राजनीतिक और आर्थिक गुलामी के भंवर में फंसा था, टाटा घराने ने देश को आर्थिक आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने देश को राजनीतिक गुलामी के साथ साथ आर्थिक कंगाली से भी उबारने का जोखिम उठाया। उस वक्त सुई से लेकर कपड़ा तक विदेशों से आता। हिंदुस्तान में के लोगों को कपड़ा भी राशनिंग से मिलता था, कपड़े पर भी कंट्रोल था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक भी कपड़ा मिल नहीं थी। कपड़ा भी इंग्लैंड से आता था, जो औद्योगिक सामग्रियां थी वो सब इंग्लैंड से आता था, बाहर के देशों से। और वैसे समय में टाटा घराने ने ये साहस किया कि इस देश में स्टील का फैक्ट्री डाला। 1886 में सबसे पहला कपड़े का मिल, एक पुराना बीमार मिल खरीद करके और उसको शुरू किया, और उसका नाम ही रखा स्वदेश। स्वतंत्रता संग्राम जब परवान पर था, तब टाटा स्टील के कर्मचारियों ने पूरे जोशो खरोश के साथ इसमें भाग लिया। 1942 में टाटा कंपनी के मजदूरों ने हड़ताल किया। उद्योग जगत की ये पहली घटना होगी जब प्रबंधन मजदूरों के पक्ष में खड़ा रहा। कंपनी का लोहा अमेरिका नहीं जाने के कारण टाटा समूह ने घाटा उठाने के बावजूद देश हित को आगे रखा। साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानियों की आर्थिक मदद भी की। स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में JRD ने अंग्रेजों द्वारा दी गई ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि भी छोड़ दी। कंपनी के द्वारा राजेंद्र बाबू को, जवाहरलाल नेहरू को कुछ पैसा भेजा गया, उस समय को गांधी जी को भेजा गया। उस समय हम लोग मजदूर आपस का वेतन से, चंदा से में मदद कर रहे। फाइटर हमारे लोग भी थे उसमें, और उनको कहीं छिपाना, कहीं कोई मदद करना, इस तरह का से बहुत अधिक मदद हम लोग अपने ढंग से वहाँ किए। आज़ादी की लड़ाई में टाटा घराने ने आंदोलनकारियों का हर कदम पे साथ दिया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भामाशाह महाराणा प्रताप का साथ दिया करते थे। कैमरामैन रवि झा के साथ प्रदीप कुमार सिंह, ETV न्यूज, जमशेदपुर। सच है ज़रीन, आर्थिक आज़ादी के बिना राजनीतिक आज़ादी बेमानी है, और लगता है कि आज तक हम आर्थिक आज़ादी प्राप्त करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। अब चर्चा करते हैं आज़ाद भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की। भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक अशोक स्तंभ चिन्ह को भारत सरकार से पहले बिहार रेजिमेंटल सेंटर ने अपनाया था। कप्तान हबीबुल्ला के प्रयासों के बाद ही भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया था। बिहार रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना 15 सितंबर 1941 को हुई। जय बजरंग बली और वीर बिहारी का नारा देने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हबीबुल्ला खटक के प्रयास से भारत को एक राष्ट्रीय चिन्ह मिला। सबसे पहले उन्होंने बिहार रेजिमेंट के लिए बैज के रूप में इसे स्वीकृत कराया। हालांकि उच्चाधिकारी इसे अपनाने को तैयार नहीं थे, लेकिन तत्कालीन सेनाध्यक्ष ने इसे बिहार रेजिमेंटल के प्रतीक चिन्ह के रूप में मान्यता दी। आज सम्राट अशोक के गौरवशाली प्रतीक चिन्ह को पूरे राष्ट्र में सम्मान हासिल है। अशोक स्तंभ जो कि वैशाली में स्थित है, इसको बिहार रेजिमेंट ने सन 1941 में अपने रेजिंग के बाद अपनाया, और अब जो है यह बिहार रेजिमेंट का स्मृति चिन्ह है, जो कि हमारे लिए और पूरे बिहार रेजिमेंट के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बिहार रेजिमेंटल ने सोमालिया, द्वितीय विश्व युद्ध और कारगिल जैसे युद्धों में अपनी वीरता का उदाहरण पेश कर अपनी अलग पहचान बनाई। देश की सुरक्षा में लगे इसके जवानों ने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। वहीं अशोक स्तंभ के इस प्रतीक चिन्ह को अपने साथ पाकर रेजिमेंट के जवान खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कठिन परिश्रम और लगन के साथ देश प्रेम का जज्बा लिए यहाँ आने वाला हर जवान अपने देश की खातिर मर मिटने को तैयार रहता है। कारगिल समेत दूसरे युद्धों में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले बिहार रेजिमेंटल सेंटर के जवानों ने अपनी शहादत देकर पूरे देश का नाम रोशन तो किया ही, साथ ही अपनी रेजिमेंट का गौरव भी बढ़ाया है।
कप्तान हबीबुल्लाह के प्रयास ने रेजिमेंट को बैज दिलाया और भारत को उसका राष्ट्रीय चिन्ह। देश की स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर बिहार रेजिमेंट की ओर से शहीदों को शत शत नमन। कैमरामैन राहुल के साथ रविंद्र भारती, ETV न्यूज, पटना। दर्शकों, देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वालों ने आज़ादी के बाद समाज के सभी वर्गों की खुशहाली का ही सपना देखा होगा, लेकिन आज़ादी के योद्धाओं का ये सपना आज तक शायद पूरा नहीं हो पाया है। समाज के निम्न वर्ग का एक बड़ा तबका ये तक नहीं जानता कि स्वतंत्रता दिवस आखिर है क्या। पता है आपको? मालूम नहीं हमको मालूम नहीं। अच्छा, देश हमारा स्वतंत्र कब हुआ है पता है आपको? 26 है। ये भी नहीं मालूम हमको। कोई 15 अगस्त को विशेष बात है क्या? नहीं। 15 अगस्त को क्या होता है ये पता है आपको? आप देखते हैं झंडा उस दिन फहराया जाता है, क्यों फहराया जाता है? हम लोग मजदूर आदमी कहते हैं कमाने से फुर्सत ही मिलता है। झंडा फहराया जाता है, लोग यहीं शुरू से चलते आ रहा है। 15 अगस्त को 15 अगस्त मनाया जाता है। क्यों 15 अगस्त मनाया जाता है? देश की खुशी के लिए। बच्चों लोग के लिए मालूम नहीं है। 15 अगस्त को झंडा जो फहराया जाता है, ये कब से झंडा फहराया जाता है? 42 से 1942। 15 अगस्त को क्या होता है हमारे देश में, हमारे जिले में, हमारे शहर में 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? झंडा मनाया जाता है। क्यों इस झंडा मनाया जाता है ये पता है आपको? साल में भारत को मनाया जाता है। क्यों, आखिर काहे मनाया जाता है? कोई 15 अगस्त को झंडा क्यों फहराया जाता है? खुशहाली का चीज है, खुशहाली से मनाया जाता है। अच्छा, भारत कब स्वतंत्र हुआ था ये पता है आपको? ये हमको तो पता नहीं है। स्वतंत्रता दिवस क्या है, बहुत लोगों को अभी ये भी पता नहीं है। जब आम जन तक ये बात नहीं पहुंच जाती है कि स्वतंत्रता क्या है, वास्तव में इसका अर्थ क्या है, तब तक आज़ादी का अर्थ सही मानों में पूरा नहीं हो सकता, आज़ादी का सपना पूरा नहीं हो सकता। जिन उद्देश्यों की खातिर हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उन उद्देश्यों को अगर हम अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते, तब तक हम सच्चे मानों में स्वतंत्र नहीं हैं। और दर्शकों, जिस आज़ादी की कीमत हमारे शहीदों ने अपनी जान की बाजी लगाकर चुकाई है, तो शायद किसी कवि ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारा भारत देश ऐसा होना चाहिए। उनकी इन पंक्तियां बिल्कुल सार्थक होती हैं कि अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता, एक राह की है मीत, मीत एक प्यार के, एक बाग के है फूल, फूल एक हार के, देखती है ज़मीं देखता है आसमां, अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता। और सच में ऐसे ही जज्बों के साथ हम संकल्प लें कि हमारा देश आगे बढ़े और सबसे आगे बढ़े। और दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ETV बिहार की पूरी टीम को हमारे इस विशेष कार्यक्रम के साथ दीजिए इजाजत। जय हिंद।